दरअसल इस उत्तरकाशी की त्रासदी को लेकर बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहे। सबसे बड़ा सवाल ये कि कई फीट मलबे के नीचे जो सब कुछ दबा हुआ दिख रहा है, क्या वो बाहर निकाला जा सकेगा? इसके अलावा ये भी कि आखिर पहाड़ों के नीचे और ऊपर ऐसा क्या हो रहा है जो हिमालय पर बसे भारत के प्राचीन ऐतिहासिक शहरों पर का उनका अस्तित्व पर खतरा अब मंडरा रहा है। 7 एक्सपर्ट की मदद से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए और इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए देश को अलर्ट किया जा सके। प्रशासन ने ये अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन अलाउ कैसे किया? और ये 3-3 माले इस तरीके से खड़े कर और आपने नदी के राह पर इस तरीके का अवरोध उत्पन्न करके और फिर हाहाकार मचाएं कि आपदा हो गई और ये तो बिल्कुल ये दिस इज मैन मेड डिजास्टर। ये तो हमारी हरकतों से हो रहा है कि आप गलत करेंगे तो फिर ये तो होना ही है। और लोगों को इससे ये जानकारी बताई नहीं जा रही है और उनको सजग ही नहीं किया जा रहा है। ये हमको चिन्हित करना होगा इस तरह के वो क्षेत्र जो नदी किनारे हैं और जब वहाँ पे कोई भी लैंडस्लाइड है या कोई लेक आसपास है या वहाँ पे एवलांच का खतरा है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के जहाँ पे भी नदी किनारे जो बसावट है, उसको हम ये देखें कि यदि इस तरह का कोई हादसा होता है, तो वो कौन-से क्षेत्र हैं जहाँ पर कि भवनों का निर्माण और भवनों के निर्माण को मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए। जैसे अभी का जो डिजास्टर है, अभी वो क्लाउड बर्स्ट से अफेक्ट तो आ गया और बहुत सारे जो डैमेजेस हैं वो हो गए, लेकिन उसी के साथ में लगातार बारिश चल रही है। बारिश चल रही है तो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर जो उत्तरकाशी से रास्ता है इस जगह तक, वो ना कई जगह पे रास्ते ब्लॉक होते रहेंगे। तो इसका मतलब जो रेस्क्यू के लिए जो टीम आ रही है, जो गाड़ियां आ रही हैं, वो ना आ नहीं पाएंगी। दूसरा, जब इस टाइप का डिजास्टर हो जाता है तो उसमें जो प्री रिस्पॉन्डर का मेरा मतलब है टाइम सेविंग वाले, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी कैसे छोटी छोटी टीम बनाई जाए। और ये ना डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर ट्रेनिंग का हिस्सा है कि 8 लोगों की स्मॉल टीम विद सम वेरी लिमिटेड इक्विपमेंट, रोप एंड सम कैराबिनर्स एंड जो मोबिलाइज करने में आसान होते हैं उस टीम को, उनको जगह जगह पे प्लेस करा जाए। और जैसे ही कहीं ये डिजास्टर आया तो ये लोग तो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाए। दिल्ली में बैठ करके और ये बल्कि देहरादून तक में बैठ करके जो है पहाड़ की नीतियां नहीं बन सकती हैं। पहाड़ की नीतियां बनाने के लिए पहाड़ के लोगों की सहभागिता जरूरी है। उत्तराखंड राज्य में हम इस किस्म का कोई भी कल्चर यहाँ पर अभी हम नहीं देखते हैं। जो नीतियां हैं उन्हें ऊपर से थोपा जाता है और नीतियां मीनिंग उन्हें प्रोजेक्ट्स कहा जाएगा। जो प्रोजेक्ट आते हैं तो एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है और इन तमाम आपदाओं से कोई सबक आज तक नहीं लिया गया है। इन आपदाओं के बाद में रुक करके थमने के बाद में बेहद जरूरी बनता है कि उसे सबक लिया जाए और सबक से कहीं ज्यादा कोर्स करेक्शन की दिशा में आगे बढ़ा जाए। मेरा ये मानना है कि अगर उसकी थिकनेस जो है, अगर इस तरह का गाद हो या इस तरह का जो मलबा हो, अगर बहुत ऐसा हो जिससे कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वहाँ से शिफ्ट ही करना ज़्यादा उचित होगा। हम स्पेस बेस्ड सपोर्ट कितना लेते हैं, हमें सैटेलाइट डेटा लेना पड़ेगा, उससे ये पूरा पता लगाना पड़ेगा कि वहाँ मलबा जो है किस प्रकार आया है, मलबा किस प्रकार भरा हुआ है और उस मलबे को हटाने में क्या होगा। अर्थक्वेक के सिचुएशन में तो हमने नए नए शहर बसा लिए हैं, जैसे भुज का शहर जो है वो नया बस गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ पे आपको इन पहाड़ी क्षेत्रों में आपको हटाना पड़ेगा, शायद शहर की परिकल्पना करनी पड़ेगी कि हम उसे हटाकर वो करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हम उनको हटाने में, मलबों को हटाने में और जो शीट बना है उसको हटाने में हम कितना कामयाब हो सकते हैं। नहीं, फॉरेस्ट तो उस साइड में दिख ही नहीं रहा है ना। वहां पे जंगल तो जहाँ पे घटना घटी है वहां पे तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो फॉरेस्ट अगर होता तो कम से कम जो है फॉरेस्ट के जो तने होते हैं वो बड़े बड़े बोल्डर को रोक लेते हैं और जो उसकी जड़ें हैं वो आपके भूमि के कटाव को रोक सकते हैं, लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे असुरक्षित जगह हमारे पास बहुत सारी है जहाँ पे हमने जो हमारे लोगों ने बसावटें की हैं, जहाँ पे लॉज बने हैं, जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है। कोई बिल्डिंग कोड आज तक हम नहीं बना पाए। और दूसरी बात क्या होती है कि नगर पालिका क्षेत्र के बाहर जो क्षेत्र है, इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके, जैसे ये धराली है, तो वहां पे लोग कहते हैं साहब नक्शा पास करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि कौन सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे भविष्य में ऐसा हादसा हो सकता है, और अगर सरकार इसको चिन्हित करना चाहे तो बहुत बड़ा काम थोड़ी है। कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठता है तो स्टेट गवर्नमेंट कहता है साहब इतना रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर मत डालो, हमारी डेवलपमेंटल टूरिज्म एस्पिरेशंस हैं वो हैम्पर होंगी। और इन सब को ताक पर रखकर जिस जगह के लिए ये कुछ नहीं किया गया पिछले 13 सालों में, और इस वर्ष स्टेट अथॉरिटीज द्वारा पीएमओ तक को मिसलीड कर दिया गया, और अभी 4 महीने पहले मोदी जी को यहाँ लाया गया फरवरी में, ठीक इसी जगह हरसिल धराली के क्षेत्र में बैठाकर बढ़ाने का जो है पूरा एजेंडा स्टेट ने अपना आगे बढ़ाया कि आइए घाम तापो पर्यटन यहाँ पर बढ़ाइए। आप देखिए न्यूज में जो है फ्लडिंग ऑफ न्यूज की भाई ये सब हो रहा है, और आज 4 महीने बाद वो इलाका तबाह है। जिस टूरिज्म को आप 4 महीने, जहां मोदी जी को 4 महीने पहले बुलाकर प्रधानमंत्री जी को लाकर, तो ये मिसलीडिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लॉ ये बने हैं, हम ये ना करके हम कह रहे हैं जी बनाओ, और अब प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं तो इतने टूरिस्ट आएंगे तो अब हमें और भी जगह चाहिए जहां हम होटल बनाए, जहां हम होम स्टे बनाए। तो आखिर क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम एक लक्ष्मण रेखा तक का भी विचार नहीं कर रहे हैं कि कहीं कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये तो संवेदनशील हिमालय है, और फिर ये तीर्थ है। तो मैं इतनी सारी बातें मैंने कही, तो सरल भाषा में अगर एक लाइन में मैं कहूं तो जब धामों को ये दामों में बदलने की होड़ जब हमारी दृष्टि पर हावी हो जाए तो फिर ये उसी का नतीजा है। और यही बात जो है शास्त्र भी कहते हैं हमारे कि जब अपूज्य पूजने हो जाएं और पूज्य जो है वो व्यतिक्रम जब होने लग जाए तो ये आपदाएं घटित होती हैं।